नमस्कार दोस्तों। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप लेकर आया हूं संधि के और सॉरी समास के। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो से आपको समास बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। सबसे पहले ये हिंदी व्याकरण में समास एकदम सरल भाषाओं में और छोटे से छोटे बबुआ भी सीख जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो सीधे शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहां कह रहा है कि समास समास के सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। समास कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द जब अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में जुड़ जाते हैं उसी को समास कहते हैं। कहने का मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति को छोड़ के जुटेगा ना उसी को समास कहते हैं। यहाँ पे समास का शाब्दिक अर्थ के बारे में पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों समास का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे हम संक्षेपण कमीकरण या निम्नीकरण लिखे हैं। अब हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, नहाने के लिए घर, इनके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? नहान घर। विद्या का आलय, विद्यालय। पाकिट को मारने वाला, पाकिट मार। दादा और दादी, दादा दादी। इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच जब विभक्ति को छोड़कर आपस में जो शब्द जुड़ जाएंगे ना मेरे प्यारे दोस्त, उसी को समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अब सीधे चलते हैं समास के भेद की ओर। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। आपके एग्जाम में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा कि समास के 6 भेद होते हैं। आप इन 6 भेदों को हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप समझ जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहता है देख लीजिए। अव्ययी भाव समास कहता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसका पूर्व पद प्रधान होता है। ये बात आप याद रखिएगा किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें कुछ नियम भी हैं। पहला नियम क्या कर रहा है देख लीजिए, इसका पहला पद अव्यय होता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इसका पहला पद अव्यय। और 2 नंबर में क्या कहता है कि इसका पहला पद में कोई उपसर्ग, अगर आप उपसर्ग से परिचित हैं या उपसर्ग से भली भांति जानकारी रखते हैं तो आपको अव्ययी भाव समास एकदम सरल हो जाएगा। कैसे सर? तो इसका पहला पद उपसर्ग होता है। और उपसर्ग नहीं जानते हैं तो मेरे उपसर्ग की क्लास को जाकर के देख लीजिएगा। हिंदी में हमने 21 और एक एक्स्ट्रा उपसर्ग को भी बताया, 22 उपसर्ग बताया है। उन 22 उपसर्गों में से कोई एक दिख जाएगा तो आप मारिएगा अव्ययी भाव समास। आपके एग्जाम में कौन ऐसे उपसर्ग है सर जो ज्यादा मात्रा में पूछता है, तो आपको ये उपसर्ग ध्यान में रखना चाहिए। यथा, भर, बे, प्रति, आ, ये 5 उपसर्ग आप याद रखेंगे तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे सर? यथा संभव, इसमें यथा आ रहा है, अव्ययी भाव समास होगा। यथाशीघ्र, यथा आ रहा है, अव्ययी भाव होगा। भर पेट, पेट भर, कभी कभी भर पेट कभी कभी पेट भर भी रहता है, उससे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भर आ रहा है, अव्ययी भाव समास। भरसक, अव्ययी भाव समास। बे से बनाएंगे बेसमय, बेमतलब, बेफिक्र, बेहया, बेशरम, बेलज। इस तरह से जब उपसर्ग आएगा ना उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। प्रति से बनाएंगे प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, प्रतिदिन, प्रत्येक। प्रति आ रहा है, क्या होगा? अव्ययी भाव समास। और आपके एग्जाम में आ से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। आ उपसर्ग से पहला आमरण और दूसरा आजन्म और आमरण। ये आप इस बात को याद रखिएगा कि आ उपसर्ग से अव्ययी भाव समास से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक आजन्म और एक आमरण। आप इसको कहीं भी परीक्षा में देखिए, आप इसे अव्ययी भाव समास को चयनित कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला है मेरा तत्पुरुष समास। अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष जिसका अंतिम पद प्रधान होगा, जिसका अंतिम पद प्रधान होगा प्यारे दोस्तों, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, अंतिम पद प्रधान। इसमें एक खास नियम यह होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक खास नियम, समास विग्रह करने के बाद दोनों शब्दों के बीच में कारक का होना। समास विग्रह करने के बाद दोनों शब्दों के बीच में अगर कारक चिन्ह आ जाए या कारक दिख जाए, जैसे कारक चिन्ह से आप भली भांति परिचित है नहीं है तो हम थोड़ी देर बता देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रिया प्रदान से, संबंध का कि अधिकरण में पर संबोधन है वो अरे। अगर विभक्ति दिख जाए, कारक चिन्ह दिख जाए विग्रह करने के बाद तो सीधे तत्पुरुष समास मारेंगे। कैसे? राजकन्या, राजा की कन्या, की आ रहा है। देव कन्या, देव की कन्या। राजभवन, राजा का भवन। कर्महीन, कर्म से हीन। संसद भवन, संसद के लिए भवन। देह चोर, देह से चोर। आप बीती, आप पर बीती। श्रमजीवी, श्रम से जीवित। और मनोहर, मन को हरने वाला। यहां जितने भी समास विग्रह शब्द किए हैं उसमें किसी ना किसी कारक चिन्ह
देखने को मिला है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएंगे। आपको एक ही चीज याद रखना है कि अगर समास विग्रह करने के बाद बीच में कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। सीधे चलते हैं अगले कर्मधारय की ओर। कर्मधारय क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा है, इसका अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद, समास में दो ही पद होते हैं, एक पूर्व पद एक अंतिम पद। तो कर्मधारय समास का अंतिम पद प्रधान होता है। इसकी दो नियम है, यह कहती है कि विशेष से विशेषण का मेल हो या उपमान उपमेय का मेल हो। आप अगर विशेष से विशेषण नहीं जानते होंगे तो जाकर के विशेषण वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा विशेष और विशेषण क्या होता है। मैं थोड़ी सी बात यहां पर बता देता हूं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं और जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। कलम लाल है, यहां पे देख मेरे दोस्त, कलम लाल है, लाल है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो आप सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे कलम की विशेषता बताई जा रही है, और किससे? तो लाल शब्द से विशेषता बताई जा रही है। यहाँ वही है विशेष से विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं और जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से उपमान उपमेय, जिसकी उपमा की जाए उसे उपमान और जिससे उपमा की जाए उसे उपमेय। आपके सामने कर्मधारय समाज का बहुत सारा एग्जाम्पल हम लेकर के आए हैं। पहला, महात्मा, महान आत्मा, महान विशेषण है, आत्मा संज्ञा है, विशेष विशेषण। महावीर, महावीर, महान है जो वीर, इसका विग्रह यही होगा। सदगुरु, सच्चा गुरु, नीलकमल, नीला कमल, परमेश्वर, परम ईश्वर। हम तो धन दे दिए हैं, बीच में जोड़ के चिन्ह प्लस दे दिए मेरे, लेकिन प्यारे बच्चों कर्मधारय समास का विग्रह अलग होता है। महान, महान है जो आत्मा। तो हमको क्या देखना है? विशेष से विशेषण का मेल देखना है, जहां मिलेगा वहां कर्मधारय होगा। यहां पे देखिए, सज्जन, सच्चा जन, नव युवक, नया युवक, घन श्याम, घन श्याम, मुखचंद, मुख और चंद। यहाँ पे उपमान और उपमेय है। मुखचंद, मुख माने मुंह, चंद माने चंद्रमा, उसकी चंद्रमा जैसा मुख है, मुंह है। हालांकि वो चंद्रमा नहीं है, लेकिन उसकी उपमा दी जा रही है कि उसकी मुख किसके जैसा है? चंद्रमा जैसा। तो मुख चंद्र में कर्मधारय समास होगा, लेकिन उपमान उपमेय। लौह पुरुष, लोहे जैसा पुरुष, वह पुरुष लोहे के समान है, लोहा नहीं है लेकिन लोहे के समान है। यहां पर एक उपमा दी जा रही है लोहे की, यहां पर लौह पुरुष क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। सिंह पुरुष, वह सिंह पुरुष है लेकिन सिंह नहीं है, सिंह के समान पुरुष है। तो यहां पर भी उपमा उपमेय का मेल है और सिंह पुरुष भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कर्मधारय समास होगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। द्विगु समास सबसे आसान। द्विगु समास सबसे आसान। इसका पहला पद संख्यावाची होता है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है और इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और आप समझ भी रहे होंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है। चौराहा, सप्तर्षि, नवग्रह, चौवन्नी, अठन्नी, त्रिनेत्र, त्रिलोकी, ध्वनि, सतसई, पंचवटी। अब देखिए इसका पहला पद, चौ के मतलब चार, सप्त के मतलब सात, नौ के मतलब नौ, चार, आठ, तीन, तीन, दो दो, सत सत, पंच पंच। जिसका पहला पद संख्यावाची आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, आंख मूंद करके मार देना, वो क्या है? द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, द्विगु समास। उम्मीद करता हूं कि यह भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द्विगु समास के बाद अब एक बात आती है द्वंद्व समास की। द्वंद्व के मतलब दोनों, युद्ध होता है द्वंद्व समास, दोनों में एकदम फाटा फाटी मारा पीटी। तो युद्ध कब होई? जब एंटी पार्टी विरोधी, एंटी पार्टी विरोधी आव, जिसका दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा, दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व माने दोनों। इसमें कुछ नियम होता है, दोनों शब्द के बीच एक दूसरे के विपरीत हो। जब दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हो वहां द्वंद्व समास, या दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हो। एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के पूरक से याद रखिएगा कि ये समास द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हो। माता पिता, माता का उल्टा पिता, दोनों के शब्द में ये बना, इसका विग्रह कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस योजक शब्द को हटाकर बीच में केवल और लगा देते हैं, माता और पिता। भाई बहन, भाई के उल्टा बहन, विग्रह कैसे कर देंगे? भाई और बहन। लाभ हानि, लाभ के उल्टा हानि। धर्म धर्म, इसके बीच में योजक चिन्ह नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कह देते हैं कि प्यारे बच्चों उन मूर्खाधिराजों से पूछिएगा जो बीच में योजक चिन्ह होता है और कभी कभी कह देते हैं क्या कि द्वंद्व समास होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इसको कभी तुम द्वंद्व ना बताना। क्लियर? आजा। जब एक शब्द दो बार लिख देवे या दो से अधिक बार लिख देवे मेरे प्यारे बच्चों, इसको अव्ययी भाव समास मारेंगे। क्लियर? अव्ययी भाव। उन मूर्खाधिराजों से पूछना कि जिसके बीच में योजक चिन्ह नहीं है, धर्माधर्म या
राधा कृष्ण, उन मूर्खाधिराज से पूछना, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, इसमें तो किसी प्रकार का कोई अव्यय सॉरी योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी ये द्वंद्व समास है। कैसे? गौरी और शंकर, राधा और कृष्ण, सीता और राम, धर्म और अधर्म, ये एक दूसरे के पूरक है, विपरीत नहीं है। राधा कृष्ण, जितना राधा के लिए कृष्ण उपयोगी थी, कृष्ण भी राधा के लिए उतना ही उपयोगी थे। गौरी शंकर, गौरी के लिए उपयोगी शंकर और शंकर के उपयोगी गौरी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? पूरक बन रहा है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, लोटा डोरी, एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के विलोम। जहां भी देखिएगा अव्ययी भाव समास, सॉरी नहीं, द्वंद्व समास। और जब एक जैसे शब्द दो बार लिख दिया है, जैसे कभी कभी, पहले पहले, जैसे जैसे, प्रतिदिन, ऐसे शब्द आपके अव्ययी भाव समास होंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। और हमारा लास्ट ये है बहुब्रीहि समास, दैट मीन्स VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहने का मतलब कि समासों का ये बाप है। चलिए, बहुब्रीहि समास, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास का अंतिम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। ये सब आपको बता दिया गया है। बहुब्रीहि समास में कहता है जिसका तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें एक नियम है मेरे प्यारे बच्चों, विग्रह के बाद अधिकांश तीसरा पद देवी देवताओं से, विग्रह के बाद अधिकांश तीसरा पद देवी देवताओं से संबंधित आएंगे। विग्रह करने के बाद तीसरा पद देवी देवताओं, एक राक्षस आ जाता है जिसे रावण कहते हैं। बाकी देखिए इसका विग्रह दशानन, 10 है जिसका आनंद, ऐसे विग्रह करेंगे, अर्थात क्या बनेगा? रावण। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पानी में, पानी माने हाथ, हाथ में चक्र के कर है विष्णु के। नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शिव। शैलजा, शैल की पुत्री अर्थात पार्वती। बीणा पानी, बीणा है पानी में जिनके अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उधर जिनका अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पे जिनका अर्थात शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव, जिसका तीसरा पद बन जाए मेरे प्यारे साथियों, और वो तीसरा पद अधिकांश देवी देवताओं से संबंधित होता है। तो वो कौन सा समास होता है? तो जाहिर सी बात है वो बहुब्रीहि समास होता है। चलिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटे से क्लिप आपको बहुत जबरदस्ती से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट और लाइक करना ना भूले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।